चार प्रकार की अवस्थाएं पहले बताई गई है, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था। ये अंतर संबंध बाह्य संबंध बना हुआ है। ये सब एक साथ हैं, ये अलग अलग कोई भी नहीं होते हैं। ये धरती नहीं होता है तो पदार्थ नहीं है। पहली बात तो यही है। धरती अपने में है, इसी के आधार पर संपूर्ण पदार्थ भी है। पहला ज्ञान तो यही है। पदार्थ ही मृत, पाषाण, मणि, धातु के रूप में उपस्थित हैं। यही चीजें, यही जो इसका मूल रूप जो है ना, परमाणु ही है। इन परमाणु में विविध प्रकार की प्रजाति की परमाणु, सब परमाणु का अंशों की संख्या भेद से प्रमाणित होना पाया जाता है। इन आधार पर विविध प्रजाति की परमाणु अस्तित्व में होने के आधार पर धरती समृद्ध होता और रासायनिक क्रियाकलाप में परिवर्तित हो जाता है। और रासायनिक क्रियाकलाप का मतलब भी है कम से कम दो प्रजाति की अणुएं मिलकर अपने अपने इसको आचरण को त्याग कर तीसरे प्रकार के आचरण में प्रवृत्त हो जाने से है। जैसा पानी है, पानी में जो है ना दो पदार्थ होता है, वो है जलने वाला और जलाने वाला। ये दोनों मिलकर के अपने प्रवृत्ति को, अपने आचरण को परिवर्तित कर दिया। अब परिवर्तित करने के बाद ये पता चला भाई इसमें प्यास बुझाने वाले गुण पैदा हो गया। प्यास बुझाने का जो गुण जैसा ही पैदा हुआ, वो पानी का स्वरूप अलग दिखने लगे, जलने वाला जलाने वाला स्वरूप से भिन्न हो गए। ये दोनों चीज अलग हो गए, स्वरूप में भी परिवर्तन हो गया, गुण में भी परिवर्तन हो गया। इस ढंग से जल एक रासायनिक वस्तु है, मूल रसायन है। जल के बिना धरती में कहीं भी और कोई प्रगति हो ही नहीं सकती। जल के बाद ये आम्ल लवण रसायन पैदा होता है, तैयार होता है। फलस्वरूप इन सब के योगफल में विभिन्न प्रकार की रासायन द्रव्य होना पाया जाता है। इसी क्रम में अनेक प्रकार की प्रजाति की जो रसोपरस होना शुरू किया। इन रसोपरस, रासायनिक रसोपरस के आधार पर ठोस, तरल, विरल रूप में रासायनिक द्रव्य होना पाया गया। ठोस द्रव्य ही कुल मिलाकर के प्राण कोशा के रूप में अपने काम करना शुरू कर दिया। इस ढंग से प्राणावस्था, पदार्थावस्था से ही प्राणावस्था का संबंध जुड़ा हुआ अपने को समझ में आता है। यही प्राणावस्था की वस्तुएं जब कभी ये हो जाते हैं, मर जाते हैं, माने जो सूख जाते हैं, वो सब खाद होकर के धरती में मिल जाते हैं। एक प्रश्न है, पदार्थ अवस्था की इस तरह पर कि परमाणु अंश परमाणु में कैसे बदलता है? परमाणु अंश इसीलिए बनता है, माने परमाणु के रूप में गठित होता है। परमाणु अंशों में स्वयं प्रवृत्ति रहती है व्यवस्था में भागीदारी करने का। वो उस स्वयं स्फूर्त है, वो उसके आधार पर सत्ता उसमें पारगामी रहने के आधार पर, ऊर्जा संपन्न होने के आधार पर स्वयं स्फूर्त रहता है। वो उसी के आधार पर ही एक परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंश को पहचानता है। फलस्वरूप कम से कम दो परमाणु अंशों से एक परमाणु का गठन होता है। वो व्यवस्था को प्रमाणित कर देते हैं, जिसमें श्रम गति परिणाम भावी हो जाते हैं। उसके बाद जो है ना विकास क्रम शुरू होता है। विकास क्रम में यही होता है, श्रम के लिए विश्राम, गति के लिए गंतव्य और परिणाम के लिए अमरत्व, ये तीन चीज भावी हो जाता है। उसमें से विकास क्रम में चलते चलते परमाणु ये गठन पूर्ण स्थिति में आता है। तब तक जो है ना ये कई प्रकार की परमाणुओं का अवतार के बाद गठन पूर्ण परमाणु होना बनता है। इन परमाणुओं में से कम 60 परमाणुओं को, 160 प्रजाति की परमाणुओं को नाकने के बाद ही ये गठन पूर्ण परमाणु गठित होने का संभावना बनता है। तो यद्यपि हम देखा है कि भू के परमाणु 60 होते हैं, अजीर्ण परमाणु 60 होते हैं। बीच में एक परमाणु होता है जो तृप्त परमाणु, उसी को हम जीवन परमाणु कहते हैं। तो ऐसे तृप्त परमाणु में जो है कुल मिलाकर के क्रियाएं 122 क्रियाएं हम देखें परावर्तन प्रत्यावर्तन रूप में। उसके जो पूरा का पूरा विश्लेषण मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में प्रस्तुत कर दिया है। इस विधि से वो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान इस बात का द्योतक है, जब जागृत जीवन जागृति के बाद क्या क्या कर पाता है, मानसिक रूप में क्या क्या करता है, वो व्यवहार में उतरने पर क्या क्या होता है, वो सबको पूरा का पूरा उल्लेख दिया है। उसमें जितना तालिकाएं चाहिए उसको भी दिया है। अब उसको अपन देख सकते हैं। ठीक है, ये
इसी में ही हाँ। जैसे आपने बताया कि 60 परमाणु जीर्ण और अजीर्ण है, हाँ। 60 हाँ। एक परमाणु जो है हाँ, गठनपूर्ण है। तो क्या गठनशील परमाणु जो है उसके गठनपूर्ण बनने की संभावना रहती, अगर रहती है तो किस तरह से गठनशील परमाणु गठनपूर्ण परमाणु में बदलता है? ओहो, परमाणु अंश बदलना ही गठनपूर्ण गठनशील है। तो गठनपूर्ण में परमाणु अंश फिर घटता नहीं है ना बढ़ता है, इसी का नाम है गठनपूर्ण। तो ये गठनशील परमाणु, वो सभी गठनशील परमाणु गठनपूर्ण होना है ऐसा कुछ नहीं है। अपना जो मानसिकता ऐसा दौड़ता है ना, उसको बंद कर देना चाहिए। सभी अवस्थाएं रहेंगे, इस पर अपने को आश्वस्त होना है। कोई एक अवस्था में सब परिवर्तित हो जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। पदार्थावस्था भी रहेगा, प्राणावस्था भी रहेगा, जीवावस्था भी रहेगा, ज्ञानावस्था भी रहेगा। ठीक है, क्रम से ये कम मात्रा होती जाता है। ज्ञानावस्था में कम से कम मात्रा है, उससे अधिक जीवावस्था में है, उससे ज़्यादा प्राणावस्था में है, उससे ज़्यादा पदार्थावस्था में मात्राएं हैं। मात्रा का मूल रूप परमाणु ही है। इस ढंग की बात नहीं है। इसीलिए हम ये सोचने लगे तो सब परमाणु एक दिन ज्ञान जीवन बन जाएगा, इस प्रकार से अपन सोचते हैं। अस्तित्व में सभी अवस्थाएं रहेंगे, ठीक है ना। तो ये मेधस्तंत्र बनते हुए सारा हाथ पैर नाक सब आप मेधस्तंत्र बन जाएगा, इस प्रकार की सोचने की विधि बनती है। ऐसा कोई काम नहीं होता है। प्रकृति में अपने में नियति विधि से जब व्यवस्थित रूप में रहता है, उसमें अपना मनमानी या हेरारकी काम नहीं करता है। ठीक है, तो अपने मनमानी से सोचना एक अलग चीज है। अस्तित्व में जो है उसको देखना, समझना, उसके अनुसार जीने के लिए योजना बनाना, ये अलग चीज है। मेरे अनुसार अस्तित्व में जो चीज है, जैसा है उसको वैसा समझना चाहिए। समझने के बाद उसी क्रम में मनुष्य अपने को जीने की कला को विकसित करना चाहिए। उस प्रकार से विकसित करने जाते हैं, तब हम व्यवस्था में जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, स्वीकृत हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। कहिए कुछ कहना। इसी में जैसे आपने बताया कि सब एक निश्चित अनुपात है, सबका सब गठनशील परमाणु सबका सब गठनपूर्ण बने, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इनके बीच एक निश्चित अनुपात रहता होगा हर एक अवस्था में, तो उसका अनुपात अस्तित्व में किस तरह से है? अस्तित्व स्वयं निश्चित करता है इसको। तो उसका अनुपात कैसा, कितने में? उसको कितने की बात नहीं होता, संख्या हम गणित से नहीं बनता। वो अस्तित्व स्वयं इस अनुपात को निश्चित करता है। कितना परमाणु पदार्थावस्था में रहता है, इसको आप गिन नहीं सकते। ठीक है, कितना परमाणु प्राणावस्था में रहेगा, इसको गिन नहीं सकते। गिनना ये बनता है, प्राणावस्था रहता है, पदार्थावस्था रहता है, जीवावस्था रहता है, और जो ज्ञानावस्था भी रहता है। ज्ञानावस्था में हमको क्या सार्थक होना है, उसको सोचने की बात है। बाकी सभी चीज अपने में सार्थक ही है, उनको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। हम उसी को सिखाने जाते हैं। अभी जैसा धरती को प्यास सिखाने गए हैं, बुद्धिमान लोग सब मिल करके धरती को प्यास सिखाने गए। धरती पानी पीना नहीं जानता है, अभी हम पानी पीना सिखाते हैं। सिखा भाई। इस ढंग से शेखसिली महाराज लोग हैं। इस ढंग से काम निकलता है तो निकाल लें, इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। ठीक है, ये समझ में आता है। तो धरती में जो गुण है वो अपने में स्वयं में व्यवस्था के रूप में विद्यमान है। उसके लिए आप हमको कुछ करना नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ? पदार्थावस्था को आपको कुछ पाठ सिखाना नहीं, प्राणावस्था को कुछ सिखाना नहीं, ना जीवावस्था को सिखाना है। और स्वयं मनुष्य को जो सीखना है वो सीखना बनवे नहीं किया है। अभी कल बताया, अभी इसके पहले बताया, आहार को निश्चय नहीं कर पाया। इतना विज्ञान ज्ञान सब हो गया, तो मैंने इतने सिद्ध अवलिया, सबको यति सती संत सभी हो गए इस धरती पर। और उसके बाद विज्ञानियों का एक से एक क्या क्या प्रयास कहते हैं, प्राप्त किया हुआ लोग हजारों हो गए, सैकड़ों हो गए। उसके बावजूद भी हमको ये पता नहीं लगा कि मानव का आहार क्या है।
इतने अच्छे लोग तो हम विज्ञानी होते हैं, इतने अच्छे लोग तो विज्ञानी होते हैं, इतने अच्छे मानव होते हैं हम। ये अभी तक की इतिहास की बात ये ऐसे ही खड़ा हुआ है। अब इसमें हम क्या कहाँ तक खड़े हैं, कहाँ तक हमारा कमर टूटा है, आप ही अंदाजा लगाइए। ठीक है, इस ढंग से चलने पर बनता है तो अस्तित्व जैसा है उसको वैसे समझने की आवश्यकता। समझने पर यही बनता है सभी अवस्थाएं रहेंगे। ठीक है, सभी अवस्थाएं रहते हुए सभी एक दूसरे के साथ पूरक विधि से व्यवस्था में जीना है। अभी मनुष्य जी नहीं पाया है, उसके लिए हम जो एक तरीका उपलब्ध करने के बारे में हम अभी सोच रहे हैं। बाबा जी, अंश वस्तु के रूप में क्या है, अंशों की प्रकृति क्या है? तो अंशों का मतलब कुछ नहीं निकलता, परमाणु अंशों का पूछना चाहिए। परमाणु एक स्वयं में वस्तु होता है। वस्तु का मतलब है वास्तविकता को प्रकाशित किया रहता है। वास्तविकता यह है हर एक परमाणु व्यवस्था के रूप में है, श्रम गति की परिणाम के रूप में व्यवस्था को अपने में संपूर्णता के साथ व्यक्त किए रहते हैं हर परमाणु। उसका अंश के बारे में आप पूछ रहे हैं। तो अंश अपने में स्वतंत्र रूप में कहीं भी अस्तित्व में रहना बहुत मुश्किल है। वो कोई भी अकस्मात एक अवांतरवश परमाणु विघटित होकर अंश के रूप में अस्तित्व में कहीं होता होगा तो होता होगा, अन्यथा मनुष्य ही उसका मूल कारण है अंश के रूप में परिवर्तित करने के लिए। एकमात्र मनुष्य ही है। तो मनुष्य यदि इसके साथ परमाणु के साथ अत्याचार ना करें, परमाणु अंश के रूप में अस्तित्व में बहुत में मिलना होते ही नहीं है। बहुत ही कठिन और बहुत अपवाद रूप में कहीं एक आध अंश मिलता होगा तो मिलता होगा। इस ढंग से इसको समझना चाहिए। परमाणु अंशों में क्या विशेषता है ये आपको पहले भी बताया हूं एक बार। तो परमाणु अंश में भी सत्ता पारगामी है। सत्ता पारगामी होने के कारण से परमाणु अंश भी स्वयं स्फूर्त है व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए। इस आधार पर एक परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंश को पहचानता है। ये दोनों मिलकर के व्यवस्था को समीकरण कर देते हैं। व्यवस्था को समीकरण करने के क्रम में श्रम गति परिणाम ये तीन चीज क्रिया के रूप में व्याख्यायित होना देखा गया है। ये मुख्य बात है। अंशों की स्थिति, गति, आचरण व अंशों का स्रोत क्या है? उसको क्वेश्चन को ठीक कर दीजिए ना, प्रश्न को भी ठीक कर दीजिए। तो ये जो है ना, तो अंशों का स्रोत कुछ नहीं होता है, परमाणु ही विघटित होकर के अंशों के रूप में होना पाया जाता है। ये अंशों का कोई स्रोत नहीं होता है। अंश बनता हो, कोई विज्ञानी बनाता हो, वो कोई बेवकूफ बनाता हो, पंडित बनाता हो, ऐसा कोई चीज नहीं है। परमाणु ही विघटित होकर के अंशों के रूप में कहीं हो सकता है, दूसरा कोई विधि इसकी है ही नहीं है। ठीक है, तो इस ढंग से बन पाता है। परमाणु अंश अपने आप में कोई तैयार होने वाली बात नहीं है। यदि परमाणु अंश विखंडित होता है मनुष्य की प्रयास से, दूसरे के प्रयास से तो होता नहीं है। वो परमाणु विखंडित परमाणु अंश भी अनेक खंड में विघटित यदि हम मनुष्य करते हैं, पुनः वो एक संगठित होकर के एक परमाणु अंश के रूप में आ ही जाता है। वो उसका स्वाभाविक है, उसमें एक घूर्णन गति होती है। उस घूर्णन गति में ये प्रवृत्ति समाई रहती है परमाणु के रूप में भागीदारी करने का। उसके लिए एक से अधिक परमाणु अंशों को पहचानना जरूरत रहता है। ऐसा संयोग पा करके परमाणु में भागीदारी करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। वो किसी न किसी परमाणु में घुस जाता है, या एक से अधिक यदि परमाणु अंश मिलते हैं परमाणु के रूप में गठित हो जाते हैं। इस ढंग की काम है। अंशों के परमाणु के रूप में गठन का प्रयोजन, प्रक्रिया और प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में थोड़ा स्पष्ट करें। क्या मतलब है? अंशों के परमाणु के रूप में गठन का प्रयोजन व्यवस्था में होना। अभी हो गया ना भाई, वो अभी इसके पहले वो ही हुआ है। व्यवस्था के रूप में प्रवृत्ति रहती है, एक से ये अधिक परमाणु में एकत्रित होकर के व्यवस्था को प्रमाणित करते हैं। अभी बताया हर एक परमाणु में जो श्रमगति परिणाम के रूप में क्रियाशील रहते हैं, अपने में संपूर्ण है, उसका आचरण निश्चित रहता है। दो अंश की परमाणु का आचरण निश्चित रहता है, जबकि आदमी का आचरण अभी निश्चित नहीं हुआ है। जी।
हाँ, केंद्र में व परिवेशों में निश्चित संख्या का आधार क्या है? निश्चित संख्या का आधार यही है, परमाणु विकसित होने के आधार है। विकसित होने के आधार में क्या होती है, पहले बाह्य परिवेश में परमाणु अंश बढ़ता है, बढ़ करके वो माने इसमें उसके आगे के परिवेश में जाता है, उसके आगे परिवेश में जाता है। इसमें एक परिवेश ही नहीं है, कई एक से अधिक परिवेश भी होते हैं किसी किसी परमाणु में। किसी परमाणु में एक ही परिवेश होता है। ये परिवेश में जब तृप्त हो जाता है एक परिवेश, उसके बाद दूसरे परिवेश शुरू हो जाता है। इस ढंग से विकास की स्थितियां हैं ये। परमाणु अंश जैसे जैसे बढ़ते हैं उसको विकसित परमाणु माना जाता है और उसमें स्थिरता और बढ़ जाती है, उसमें माने भार जो है ना बढ़ जाती है। इस ढंग से होते होते ये धरती जैसी इकाई बनने के लिए आधार बन जाता है। धरती जैसा आधार बनने के पश्चात इसमें बाकी विकास होने की संभावना उदय हो जाता है। जैसा प्राणावस्था इससे आगे की विकास है पदार्थावस्था से, और उसके आगे की विकास है जीवावस्था, उसके आगे की विकास है ज्ञानावस्था। इस प्रकार से विकसित होने की संभावना बनती है। केंद्र में अंशों व परिवेशों में अंशों का आचरण व परस्पर प्रभाव की व्याख्या। हाँ, उसमें जो ये रहती है, केंद्र के जो अंश होते हैं उनमें जो है वो मध्यस्थ क्रिया करती रहती है। ये परिवेशों में जो रहते हैं सम विषम कार्यों को करते रहते हैं। जब कभी मध्यांश से निश्चित दूरी से अधिक दूर भागने की स्थिति में मध्यस्थ क्रिया अपना प्रभाव को डाल करके पास में बुलाता है, और वही चीज यदि पास में आ जाता है अपने निश्चित अच्छी दूरी से, यदि पास में आने की स्थिति में वही मध्यस्थ क्रिया प्रभाव डाल करके उसको निश्चित अच्छे दूरी में स्थित कर देता है। इस ढंग से व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने में मध्यस्थ क्रिया अर्थात नाभिकीय अंश जितने भी रहते हैं वो सबका सब काम किए रहते हैं। नाभिकीय अंशों का जो कहाँ तक बात है, परिवेश में जितना अंश होता है उतना ही होता है, किसी किसी परमाणु में अधिक भी होते हैं। कम और अधिक का आधार क्या? कम और अधिक का आधार है जो अंशों का जो अपनाने की आधार पर है वो। तो परमाणु जो है ना, भूखे परमाणु अजीर्ण परमाणु बताया है, भूखे परमाणु अंशों को अपनाने में लगे रहते हैं, लगते समय में मिल गया तो 2-3 ज्यादा भी ले लिया। इस ढंग से काम है वो। केंद्र में अंशों के द्वारा सभी आवेशों को स्वाभाविक गति में लाने का कार्य किस प्रकार संपादित होता है? क्या करता है? केंद्र के अंशों का परिवेशीय अंशों को स्वाभाविक गति में लाने का कार्य किस प्रकार संपादित होता है, कैसे होता है? वो मध्यस्थ बल और मध्यस्थ बल का प्रयोग से ये स्वभाव गति में आते हैं। उसके आवेश यही दो ही बताया आपको, दूर भागना, पास में आना। इसको जो है ना निश्चित अच्छी दूरी में प्रवर्तित बनाए रखना, ये मध्यस्थ क्रिया का प्रयोजन है। ये इसके अपने प्रभाव को डालता है, वो निश्चित अच्छी दूरी में आप स्वयं में प्रदस्त हो जाते हैं, ऐसा बनता है। मध्यस्थ बल बल को थोड़ा सा और खोलिए। मध्यस्थ बल का मतलब यह है सम विषम आवेशों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया जी। तो समावेश होने से विषमावेश होने से जो जब कभी समावेश होता है तो वो जो पास में आ जाता है प्यार से सारे अंश, तब वो ज्यादा प्यार होना भी ठीक नहीं है, उसको निश्चित अच्छी दूरी में पदस्थ करता है। तो कभी कभी रूट करके थोड़ा सा मुरझा करके दूर भागने लगते हैं, पुचकार करके पास में बुला देता है। ये रूठते और प्यार क्यों करते हैं ज्यादा? इसीलिए प्यार करते हैं, ये परिवेशों की आधार है इसका। परिवेश में परिवेशी दबाव, तो परमाणु अकेले परमाणु तो है ही नहीं, सह अस्तित्व बताया गया। अनंत परमाणुओं के बीच में एक परमाणु काम करता रहता है। इन अनंत परमाणुओं का दबाव किसी एक परमाणु के ऊपर अधिक आने से वो केंद्रीय अंशों के पास में पहुंच जाते हैं। ये वो इसी में यदि परिवेशी अंशों का जो यदि आकर्षण बढ़ जाती है, दूर भागना चाहेंगे, इस ढंग से होकर के दूर भागता रहता है, तभी भी मध्यस्थ बल जो है उसको पास में बुला करके अवस्थित कर लेता है। यदि मध्यस्थ के क्रिया के पास में आने की स्थिति में उसको निश्चित अच्छे दूरी में व्यवस्थित कर अपने में सुरक्षित हो जाता है। इस ढंग की काम है। नाभिक में अंशों का होना ही मध्यस्थ बल, मध्यस्थ क्रिया कहलाया। उसमें मध्यस्थ बल मध्यस्थ शक्ति दोनों समाहित रहता है।
अथवा शक्ति का प्रयोग तभी होता है जब अतिवाद में आते हैं परिवेशी अंश। अतिवाद का दो ही भाव होता है उसमें, एक पास में आना, एक दूर भागना, इतने ही होता है। दो तीसरा प्रकार की कुछ भी उत्पात नहीं होता है। जी ठीक हो गए जी। किसी गठनशील परमाणु में अधिकतम कितने अंश हो सकते हैं? किसी गठनशील परमाणु में जो अजीर्ण परमाणु के बात में ज्यादा परमाणु अंश होते हैं, भूखे परमाणु में कम होते ही हैं। एक बात है। तो एक तो जो परमाणुओं के जो बड़ी विलक्षण तरीके की इसका रचना भी है, तो एक ही प्रजाति की परमाणु और 2-3 प्रकार से प्रस्तुत हो जाते हैं। जैसा 2 अंश में 200, दो परिवेश में 200 अंश काम कर रहे हैं, मध्य में 200 से अधिक अंश हो जाते हैं। इस ढंग से 400 हो जाते हैं। वही चीज यदि 3 परिवेश में हो जाता है, 4 परिवेश में हो जाता है, ये भी होते हैं। 2 ही परिवेश में बहुत सारे परमाणु अंश भी होते हैं। परिवेश की संख्या तो निश्चित है, मैंने 2, 8, 18, 32 जैसा लेते हैं। वो तो दूसरी बात है। वो तृप्त परमाणु की बात है। वो कहाँ से लाओगे? सब जगह में वो कहाँ से आने वाला है? सब जगह में वैसा नहीं है, रैंडम कितने भी हो सकते हैं। हाँ, तो 2 परिवेश भी होता है, 4 परिवेश भी होता है, 6 परिवेश भी होता है। परिवेश में अंशों की संख्या निश्चित नहीं है। हाँ, परिवेश अब उसमें घटता बढ़ता रहता है। ये नहीं है, ये निश्चित है। जो निश्चित जब कार्य करते समय में निश्चित संख्या में ही रहते हैं, उसका आचरण निश्चित होने के अर्थ बनता है। ठीक है, इसका मतलब है निश्चित आचरण करता रहता है, वो बदलता नहीं है, ऐसा बात नहीं है। वो बदल जाता है तो दूसरा प्रजाति होता है, वो आचरण ही वो करेगा, ये भी निश्चित है। लेकिन भैया विज्ञान की अवधारणा के अनुसार तो जो ये माने ऑर्बिट्स हैं, इनमें अंशों की संख्या निश्चित है, मैक्सिमम संख्या निश्चित है। अच्छा, वो कितनी है? 2, 8, 18, 2, 8, 18, 200 तो नहीं हो सकता। 200 तो नहीं, ज्यादा होने पे नया ऑर्बिट शुरू हो जाता है। 18 से 200 कह रहा हूं। अधिकतम संख्या निश्चित है। जैसे बाबा जी ने अभी कहा कि दूसरे तीसरे अंश में 200 संख्या भी हो सकती है ना? जो परिवेशों में दो परिवेश का भी माने परमाणु हो सकता है, 4 परिवेश का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, ये बताया जी। ये ठीक है जी। तो इसमें जो है ना, एक परिवेशों में 200 भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो कुछ जितने भी अंश परिवेशों में काम करते हैं, उतने ही अंश या उससे अधिक अंश मध्य में हो जाते हैं। यही तो रहेंगे ही, उससे अधिक हो सकता है, अधिक हो कम नहीं, उससे कम नहीं। ये एक निकल के आगे बात। लेकिन प्रथम परिवेश जैसे है और द्वितीय परिवेश है, अधिकतम संख्या प्रथम परिवेश में 2 हो सकती है विज्ञान के अनुसार। ऐसा कुछ नहीं है महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक जो है ना, जो एक प्रथम परिवेश में जो तृप्त परमाणु जो होता है, तृप्त परमाणु या तृप्त परमाणु भले ना हो, जो अतृप्त रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। उसमें तृप्त परमाणु में मध्य में एक ही अंश होता है। क्या होता है? तृप्त परमाणु में मध्य में एक ही अंश होता है, वो जीवन परमाणु होता है। मध्य में यदि परिवेश के समान यदि अंश हो जाते हैं, तब वो जीवन परमाणु नहीं होता है, अब भौतिक परमाणु ही होता है। अच्छा, ऐसे परमाणु में भी हो सकता है ऐसा कोई प्रजाति जो यदि 2 ही अंश पहले परिवेश में होना है, तब तो उसमें मध्य में एक ही होना आवश्यक बनता है। हाँ, लेकिन अभी जो विज्ञान का हुआ है उसके हिसाब से ये है कि केंद्र में तो उतने ही अंश होते हैं जितने सारे परिवेश में मिलाकर होते हैं या उससे कम। ठीक है। केंद्र उससे ज्यादा हो सकते हैं या उतने हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ठीक है। दूसरा ये कि प्रथम परिवेश में 2 हो सकते हैं, द्वितीय परिवेश में 8 हो सकते हैं अधिकतम, तृतीय परिवेश में 18 हो सकते हैं, चौथे में 32 हो सकते हैं। ऐसा 2n² के हिसाब से चलते हैं। वो किसी एक प्रजाति के परमाणु हुआ ना? नहीं, वो कहते हैं कि सभी प्रजाति के परमाणुओं में ये नियम, पहले में 2 होगा मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, दूसरे में ज्यादा से ज्यादा 8 होगा, तीसरे में ज्यादा से ज्यादा 18 होगा, ऐसे करके 2n² कहते हैं वहाँ। उसके हिसाब से परिवेश बढ़ता है। में 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32 ऐसा होगा। तो इससे ज्यादा होना नहीं चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा ये कहते हैं। कम तो हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं,
ऐसा हो सकता है कि तीसरे परिवेश में पूरा नहीं हुआ, उसके बाद में चौथा परिवेश शुरू हो गया। ठीक है भाई, इससे ज्यादा होने से तो अजीर्ण परमाणु हो जाते हैं ना। अजीर्ण या भूखे दोनों। इससे कम होने से भूखे हो गए। उसमें उनके हिसाब से अजीर्ण में भी ये क्रम तो, ये संख्या का जो वो है वो तो चलता ही है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन उसमें जो उसकी स्थिति होती है अंशों की, वो इतना लूज होती है कि वो निकलकर बाहर जाते रहते हैं अंश। आखिरी ऑर्बिट तो ठीक है ना, वो बाहर निकलने का तो आखिरी ऑर्बिटें आती है, वो ठीक है। जो परमाणु अंशों की संख्या एक ऑर्बिट सभी ऑर्बिटों में जितना होता है उससे उसके समान में या उससे अधिक बीच में होना एक हर भौतिक परमाणुओं का ये स्वभाव तो बात हो गई। एक में इसमें तो कोई शंका नहीं है। अब रह गया हर प्रजाति की परमाणु में, है ना, 2 अंश रहता है तो कहाँ रहता है ये परमाणु, कैसे लाओगे? 2 ही अंशों का जब परमाणु होता है फिर कहाँ से लाओगे? एक अंश मध्य में, एक अंश परिवेश में। तो फिर कहाँ से आ गए? तो ये 2 8 18 कहाँ से, सिद्धांत कहाँ गया? प्रथम परिवेश में 2 से कम नहीं हो, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 तक या 2 से कम तो हो ही सकते हैं। ऐसा उनका सोचना है। हमारा सोचना ऐसा है, अजीर्ण परमाणु में अधिक होते ही, सभी परिवेशों में अधिक होते ही, ठीक है। भूखे परमाणु में कम होते ही। भूखे परमाणु का मतलब भी होता है कि अधिक कम होना। उनके हिसाब से पहले परिवेशों में तो पूरे पड़ते हैं, आखिरी परिवेश में या उसके ठीक एक पहले परिवेश में ठीक कम पड़ता है। जो भूविक हैं, हाँ। जो अजीर्ण है उनका यह है कि जो आखिरी परिवेश है उसमें अंश इतने कम होते हैं कि उस आखिरी परिवेश को बनाए रखना मुश्किल होता है, हाँ। इसलिए उसको छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है। अजीर्ण या अधिकता जो भी है वो आखिरी ऑर्बिट में रहती है ना, इसके पहले के ऑर्बिट पूरे हो जाते हैं तभी आखिरी ऑर्बिट में। ठीक है, मान लेते हैं इसको ऐसे मान लोगे, इसका मतलब है 61 अंश से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं। हाँ, क्या मतलब है? उससे ज्यादा हो सकते हैं, ऑर्बिट्स की संख्या ही बढ़ सकती है। हाँ, ये आ गया ना। हाँ, ऑर्बिट आप कह रहे हैं कि ऑर्बिट की संख्या ऑर्बिट्स की 4 ही होगा, ऐसा नहीं है संख्या। जी तो 8 तक जाता है। जी, जितना ऑर्बिट बढ़ता है वो उतना ज्यादा अजीर्ण होता है। वो 2n² से बढ़ता जाएगा। ये जैसा भी हम ऑर्बिट्स बढ़ाने जाते हैं वो मध्यांश जो है ना उसको मैनेज करने में असमर्थ होता जाता है। ये तो ठीक है, ये बात है ना। इसी तरह से इस प्रकार से इसका स्थिति है। परिवेश की दूरी बढ़ती जाती है, साथ मध्यांश की संख्या भी बढ़ती जाती है। हाँ, उसको मैनेज करना तकलीफ जाता है, वातावरण का दबाव बढ़ जाता है, ये बिखर जाता है, कुछ भी होकर के परिणाम घटित हो जाता है। इस ढंग से परमाणुओं के जो अंशों की संख्या के बारे में बहुत ज्यादा अपन ये निर्भर करने लगे, इतने ही संख्या में रहेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अधिकतम तय किया है। अधिकतम न्यूनतम तो अपने को पता लगता है, ठीक है। न्यूनतम तो पता लगता है, कम से कम 2 होना ये तो पता लगता है। अधिकतम होने के लिए पुनः जो 120वें परमाणु में मैंने भूखे परमाणु 60, अजीर्ण परमाणु 60, 120वें परमाणु में कितने ऑर्बिट्स हो जाएंगे, कब वो कितना लूज हो जाएगा, कितने क्षण में वो होगा, कितने काल में होगा, ये सब सोचने की मुद्दा बनता है। ठीक है। अगर 4 परिवेश मानते हैं तब अगर 4 परिवेश हैं तो 5वां परिवेश होगा तो और बढ़ गया होगा। हाँ, वही तो बोला, बात बताइए। जबकि जीवन परमाणु में 4 परिवेश होता ही, उसी में पूरा का पूरा विधि बनता है। बीच में 1 होने से, अब प्रथम परिवेश में 2 होने से, द्वितीय परिवेश में 8 होने से, और तीसरा परिवेश में 18 होने से और 32 होने से ये पूरा 61 बने क्रियाएं होंगी। इन 61 क्रियाएं परावर्तन प्रत्यावर्तन पूर्वक 122 क्रियाएं हुई। इसको हम काउंट कर लिया हमारा जीवन में। तो जीवन के बारे में तो आपका कंफर्मेशन है, लेकिन गठनशील परमाणु के प्रथम द्वितीय जो परिवेश हैं उसमें संख्या के बारे में वैज्ञानिक जो मत है और आपके मत में ये डिफरेंस है कि आपका कहना है कि उसमें 200 भी हो सकते हैं। हाँ, होते ही है, 200 अंश नहीं होते हैं। अब क्या आंसर? किसी परिवेश विशेष में
ये सभी परिवेशों में मिला मैंने प्रथम और द्वितीय में भी दो बने, दो परिवेश है समझ लो। चारे होता है क्या? दो परिवेश में 10 हो सकते, 10 से अधिक नहीं हो सकते। वो कोई ना कोई संख्या में सीमित होगा कि नहीं होगा? तो उसी प्रकार चलते चलते ये जो है ना 100 भी होते हैं, 200 भी होते हैं, 400 भी होते हैं। ये अजीर्ण बनने के लिए ये जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है होते जाते हैं, वो टूटते भी जाते हैं जी। ज्यादा अंश बढ़ते बढ़ते एक स्थिति में वो टूटने की जगह में भी आता है। तो उसके बारे में बताया मध्यांश की, जो इन सारे आश्रित अंशों को एक अपने निश्चित अच्छी दूरी में अवस्थित करने की कार्य करते करते वो कहीं भी यदि लॉस हो जाता है, माने कर नहीं पाता है, उस जगह में परमाणु बिखर करके अलग हो जाते हैं। वो दूसरा कोई प्रजाति की परमाणु ही बनाते हैं, या ठीक है ना, या दूसरे कोई परमाणु में घुस जाते हैं, दो में एक होते रहते हैं। इस ढंग से परमाणु अंशों का स्वतंत्र रूप में कहीं भी बहुत ज्यादा समय तक स्थिर रहना पता नहीं लगता। ठीक है, एक तो एक बात हुई। इस ढंग से कहां पहुंचे अपन? तो जो आप लोग जो परमाणु अंशों के बारे में जितने भी गठनशील परमाणु में जो अजीर्ण और भूखे परमाणुओं को पहचाने होंगे, बहुत अच्छी बात है। उसमें से अंशों का स्थिरता तो अजीर्ण परमाणु में जल्दी बदलती रहती है। जितना जल्दी उसमें बदलता है उसी प्रकार से दूसरा प्रजाति की परमाणु में बनते रहते हैं, और दूसरे प्रजाति की परमाणु में बनते 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 परमाणुओं की संख्या बदलती रहती है, घटती रहती है, बढ़ती रहती है अंशों की संख्या। यही ना बात होती है। इतना पर्याप्त है कि नहीं है? ठीक है, इतना तो ठीक है। हाँ, अब आपका क्या कहना? क्या बता आप कहिए। नहीं, इसमें एक तो जो मेन मतलब डिफरेंस दिखाई पड़ता है ये है कि विज्ञान अभी तक अंशों के रूप में नहीं देखता, आवेशों के रूप में देखता है ना, और वो विपरीत आवेश के रूप में देखता है। हाँ, केंद्र में धनात्मक और परिवेशों में ऋणात्मक। हाँ, तो उनके प्रकार अलग अलग हैं, इस तरह से देखता है। आवेश को यदि गति को हम आवेश माने, है ना, हमारे अनुसार हम जो देखा हो उसके अनुसार आवेशित गति स्वभाव गति ये दोनों हैं। स्वभाव गति में आचरण निश्चित है, आवेशित गति में आचरण निश्चित नहीं है। कोई भी परमाणु जीवन ही आवेशित होता है मान लो, और जीवन आवेशित होने पर जीवन का आचरण निश्चित नहीं है। क्या आचरण कर डालेगा? उसी भांति यदि भौतिक परमाणु में यदि आवेशित रहते हैं उनका निश्चित आचरण नहीं होना चाहिए। वो तो मैं ये बताता था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के रूप में देखते हैं वो परमाणुओं के अंशों को, वैसा देखना आवश्यक नहीं है ना। दरअसल चार्ज के रूप में अध्ययन तो करते नहीं है, अध्ययन तो हमेशा प्रभाव के रूप में करते हैं। प्रभाव को अंशों के आधार पर भी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जाता है। अंश जो है ना, प्रभाव जो है ना, परमाणु के सभी ओर डली रहती है। हाँ, है ना भाई। प्रभाव क्षेत्र जो है ना, परमाणु के जो मैंने मात्रा रहती है उससे बाहर में भी फैली रहती है, हर इकाई का प्रभाव। ठीक है, तो इन प्रभाव जो फैला रहना यह स्वाभाविक बात है। ये इसमें तो स्वभाव गतिविधि से आगे की विकास और आचरण की निश्चयता दोनों बना रहता है। विकास की संभावना, आचरण की निश्चयता दोनों एक साथ बनी रहती है हर एक स्थितियों में। इसी आधार पर अस्तित्व में अवस्थाएं 4 अवस्था में हो चुके हैं। इसका गवाही यही है। चारों अवस्था में यदि मूल में देखेंगे तो परमाणु ही है। मूल में यदि देखा जाए तो परमाणु ही है और दूसरा कोई चीज ही नहीं है। ठीक बात है। क्या है विज्ञान वालों ने कि जब उसका अध्ययन करने गए तो अंशों को मतलब वहां से हटाकर परमाणु से, है ना, या कोई अंश को परमाणु में प्रवेश कराकर प्रवेश करा के
उसका जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन क्या है? क्या होगा? उस अध्ययन के आधार पर आवेश या चार्ज जिसको कहना है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, देख चार्ज अलग अलग प्रकार के हैं, ऐसा उन्होंने प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। वो ठीक किया होगा महाराज जी, वो भाग में हमारा कुछ कहना नहीं है। तो आवेश होता है तो आचरण निश्चित नहीं होगा। आचरण निश्चित होगा यदि निश्चित मानते हैं आप 10 अंश की परमाणु का आचरण निश्चित अभी मानते हैं, वो स्वभाव गति में ही होगा। ठीक है, वो दोनों मिक्स हो रहा है, ये आवेश और वो आवेश जो है वो दो अलग अलग प्रकार के। परमाणु के आवेश की बात नहीं कर रहे बाबा, वो अंशों के आवेश की बात कर रहे हैं। अंशों का आवेश तो वो अंग्रेजी शब्द मेरा उसमें कहना ये था बाबा कि जो उसको चार्ज के आधार पर एक्सप्लेन करना चाहते हैं ऐसा एक्सप्लेन करना आवश्यक नहीं है। अंशों के आधार पर इस सारे जो भी घटना घट रही है, जो प्रभाव दिख रहा है, उनको अध्ययन कर रहे हैं, वो उसको जो है एक्सप्लेन किया सकता है अंशों के आधार पर ही। ठीक है ना, ये ठीक है ना। तो चार्ज को लाने की जरूरत नहीं। देखो चार्ज को आप लाना चाहते हैं, आप विदेशी शक्ति को इम्पोज किए बिना चार्ज आपको पता लगेगा नहीं। जब कोई आवेशित किए बिना आपको चार्ज पता लगने वाला नहीं है। मनुष्य जब अंगुली किए बिना, मनुष्य हस्तक्षेप किए बिना, विकृत बनाए बिना और परमाणुओं को नापना संभव नहीं है। परमाणुओं का गति, परमाणुओं का नेचर को एक्सप्लेन करना इतना संभव नहीं है। उसको ऐसे ही माना जाए ज्यादा सुखद, सुंदर और शुभदायक हमको लगता है। जो जैसा है, क्या है भाई, मूल में परमाणु है, ज्ञान हो गया, विज्ञानियों को हो गया, अज्ञानियों को भी समझा ले गए। ये बात बहुत अच्छा काम हुआ। कई के लिए अच्छा काम हुआ, जीवन को एक परमाणु के रूप में स्वीकारने में सहायक हो गया, इसके लिए मदद हो गया। और कोई मदद हुआ है ऐसा कुछ नहीं है। और कोई मदद के लिए तो यही परमाणु बम बनाएंगे, वो ये बनाएंगे, ये मनुष्य का सहायक वस्तु नहीं है। ये सहायक वस्तु नहीं है। ये जो है ना, सबसे बड़ी सहायक वस्तु ये हुई, इतना दिन परमाणु का चिल्लाने से अज्ञानी, ज्ञानी, विज्ञानी सबको परमाणु की स्वीकृति हो गई है।